हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल जेई मेन के लिए। तो फिर से थ्योरी में ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। थ्योरी वही जो हमने एनसीईआरटी और एग्जाम्पल जो बुक में है वो पढ़ी हुई है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और आगे शेयर भी करो, ताकि बच्चों को भी कुछ यहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये जो फार्मूला है ए प्लस बी की पावर एन, ये तो तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। एन सी जीरो ए की पावर एन बी की पावर जीरो प्लस एन सी वन ए की पावर एन माइनस वन बी वन एन सी टू ए एन माइनस टू बी टू एंड सो ऑन अप टू प्लस एन सी एन ए की पावर जीरो बी एन। इसी तरह से अगर हमें आर प्लस वन टर्म निकालनी हो तो टी आर प्लस वन का फार्मूला एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर, ये सब हमने ये प्लस वन की बुक में पढ़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे, नया काम करेंगे, सीरीज सम, कि हाउ टू फाइंड अ सीरीज ऑफ ए हाउ टू फाइंड सम ऑफ द सीरीज, हाउ टू फाइंड सम ऑफ सीरीज। अब सीरीज किस किस तरह की आ सकती है वो देखते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये सीरीज आ जाए एन सी ज़ीरो माइनस एन सी वन इंटू फोर, फिर प्लस एन सी टू इंटू फोर स्क्वेयर, फिर माइनस एन सी थ्री इंटू फोर की पावर थ्री, फिर प्लस एन सी फोर, इसके बाद है फोर की पावर फोर। ठीक है, इस तरह की ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का हमें सम निकालना है। सम क्या बनेगा इसका? देखो, इस सीरीज का सम निकालने के लिए हम यूज करेंगे, यहाँ पे देखो ऊपर क्या एन है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए प्लस बी की पावर एन का जो फार्मूला है बाइनोमियल का वही यूज करते हैं। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, और इसमें ये देखो कि यहाँ पे सबसे पहले ए की जगह पे देखते हैं, ए की जगह पे यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो, जो ए की पावर है, ए की पावर तो यहाँ पे घटती जा रही है। पहले ए की पावर एन थी, फिर ए की पावर एन माइनस वन, ए फिर ए की पावर एन माइनस टू, और लास्ट में ए की पावर जीरो। अब हमारे पास इसमें देखो क्या हो रहा है कि एन सी जीरो, यहाँ पे चार की पावर बढ़ती जा रही है। यहाँ पे चार की पावर जीरो, फिर चार की पावर वन, फिर चार की पावर टू, फिर चार की पावर तीन, फिर चार की पावर चार, इस तरह के चल रहे हैं ना। यानी कि जो हमारा बी है, देखो यहाँ पे जो बी की पावर बढ़ रही थी, बी जीरो, बी वन, बी टू, इसका मतलब इस सीरीज में हमारा जो बी है वो कितना है, चार। ये पता लग गया। अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर है ए, उसमें पावर घटती है, ए की पावर एन, ए की पावर एन माइनस वन, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई नंबर नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पे एन सी जीरो फोर की पावर जीरो, फिर एन सी वन फोर की पावर वन, मतलब फोर चार चार की पावर तो हमें बढ़ती दिख रही है, लेकिन उसके साथ में कोई नंबर हमें नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पे ए कितना लेंगे, वन। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेटिव जो है साइन पॉजिटिव नेगेटिव चल रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। और ये कब होगा, जब हमारे पास जो बीच में साइन है ये वाला, यानी कि ये वाला ए प्लस बी के बीच में, यहाँ पे जो साइन कैसा हो जाए, माइनस। क्योंकि अगर माइनस साइन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा माइनस बी की पावर वन, जो कि माइनस बी होता है। फिर माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर माइनस बी का क्यूब करोगे फिर से माइनस आ जाएगा। तो मतलब बीच में अगर माइनस साइन लेते हैं तो हमारा जो है ये अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा साइन। तो ये जो सीरीज होगी हमारी किसके इक्वल आएगी, ए की जगह पे वन रखा, बी की जगह पे चार, और बीच में माइनस की पावर एन, तो क्या बन गया, माइनस थ्री की पावर एन। तो ये जो सारी सीरीज है हमारे पास वो किसके इक्वल है, माइनस थ्री की पावर एन के इक्वल है। तो इस तरह से हमने ए और बी पहचान के और जो बीच का साइन है वो पहचान के हम सीरीज का सम निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लो अगर हमें ये पूछा जाए कि फाइंड एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सो ऑन अप टू लास्ट में एन सी एन ही आएगा, इसका सम निकालना है। तो इसका सम निकालने के लिए फिर से सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एन सी जीरो एन सी वन जो साथ में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा जो ए भी वन है और इसमें बी भी वन है। ठीक है,
अगर मैं इसमें 1 प्लस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन लिखूँ तो क्या बन जाएगी, एन सी जीरो, 1 की पावर एन माइनस जीरो वो तो 1 ही होगा, और बी की पावर ज़ीरो यानी कि बी यहाँ पर कितना है एक्स, और ए यहाँ पे 1 है, तो साथ में आएगा एक्स की पावर जीरो वो 1 ही होगा, फिर प्लस एन सी वन, 1 की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, फिर प्लस एन सी टू, एक्स की पावर 2, फिर प्लस एन सी थ्री, एक्स की पावर 3, एंड सो अप टू प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। तो इस सीरीज में हमने एक ऐसा नंबर पुट करना है x जिससे कि ये सीरीज मिल जाए। तो देख सकते हो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दूँ इस सीरीज में तो ये सब हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह 1 पुट कर दूंगा, तो इधर भी पुट करूंगा 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n, तो एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू और लास्ट में प्लस एन सी एन। तो एन सी जीरो प्लस एन सी जीरो से लेके एन सी एन तक का जो सम है वो किसके इक्वल आ गया, 2 की पावर एन के। हाँ जी, अब आगे करते हैं। अच्छा, इसमें अगर हमें ये चाहिए होता साइन अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि एन सी ज़ीरो माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, तो उस केस में हम एक्स को क्या पुट कर देते हैं, -1। ठीक है, फिर देखना पड़ता है कि ये टर्म जो है एन जो है ओड या इवन है उसके हिसाब से हम आंसर देते हैं। हाँ जी, इसके बाद अगर हमें ये सीरीज निकालनी हो, इस सीरीज का सम निकालना हो, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर प्लस एन सी सिक्स एंड सो ऑन अप टू, इसका सम निकालना हो, या फिर हमें जो और टर्म्स हैं एन सी वन एन सी थ्री प्लस एन सी फाइव प्लस एन सी सेवन प्लस एंड सो ऑन, इन दोनों सीरीज का सम कैसे निकालेंगे। इन दोनों का सीरीज का सम निकालने के लिए सबसे पहले हम कंप्लीट सीरीज लिखते हैं। कंप्लीट सीरीज मतलब एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन अप टू एन सी एन। ये हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, 2 की पावर एन के। ठीक है, अब इन दोनों सीरीज का सम निकालने के लिए हमने करना क्या है, देखो हमें पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n है वो किसके इक्वल होता है, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वेयर प्लस प्लस लास्ट में ये इस तरह से सीरीज चलती है। ठीक है, और अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n, तो ये बन रहा एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड सो ऑन, ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। मैंने दोनों जगह पे यहाँ भी और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में x की जगह 1 पुट कर दिया। अब मैं x की जगह पे अगर मुझे एन सी ज़ीरो और एन सी टू ये टर्म चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, एक टर्म मिसिंग करवाने के लिए मैं x की जगह पे अब -1 पुट कर देता हूँ, -1 दोनों जगह पे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया, तो इधर 0 आ जाएगा। इधर क्या बन जाएगा, एन सी ज़ीरो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपकी बार, माइनस एन सी वन, फिर प्लस एन सी टू माइनस एन सी थ्री, ये सब हो जाएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 की पावर n ही रहेगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू, जब यहाँ पे ऐड करोगे तो ये जो टर्म है ये एन सी वन कट जाएगा, एन सी थ्री कट जाएगा, मतलब ओड वाली जो टर्म्स है वो कटती जाएंगी। तो हमारे पास एन सी ज़ीरो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू प्लस एन सी फोर एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये 2 को इसके नीचे लेके आओ, तो 2 की पावर n - 1, ये क्या बन जाएगा हमारा, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी टू
प्लस NC4 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मुझे ये चीज़ चाहिए होती और टर्म्स का सम, यानी कि NC1 प्लस NC3 प्लस NC4 5 प्लस NC7, तो मैं करता इन दोनों टर्म्स को, अब की बार मैंने ऐड किया था, ऐड करने की बजाय इसको माइनस कर देता। तो माइनस करने से क्या होता है, NC0 कट जाता, प्लस 2 टाइम्स NC1 प्लस 2 टाइम्स NC3 ये सब हो जाता। तो हमें उस केस में भी यही सम मिलता 2 की पावर n-1। तो इस तरीके से हम ओड या इवन टर्म्स दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, अगर हमारे पास सीरीज में कई बार हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स का मतलब कैसे, जैसे कि हमें ये पूछा है फाइंड 2NC2 डिवाइड बाय NC1, फिर प्लस 3NC3 डिवाइड बाय NC2, फिर प्लस एंड सोन अप टू ये लास्ट में टर्म जा रही है n इंटू NCN डिवाइड बाय NCN-1। इन सबको हमें ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने के लिए देखो, अब s का तो कोई फार्मूला है नहीं हमारे पास, ना उसको बायनोमियल थ्योरम से नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, जैसे ये फर्स्ट टर्म है NC2 डिवाइड बाय NC1, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये कट गया इससे, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल को हम कैसे ले सकते हैं, n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, तो ये भी इससे कट जाएगा। इस तरह से इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 3n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड सोन अप टू, यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, n में से n-1 माइनस करेंगे तो 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो यहाँ से देखो सेकेंड टर्म में एक तो ये कट रहा है, ठीक है। n-2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, तो ये भी कट गया, ठीक है। और 3 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये भी कट रहा है, ठीक है। और यहाँ से जो 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी देखो 2 से ये 2 फैक्टोरियल, ये 2, ये भी कट रहा है। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें क्या बचा, उसमें सिर्फ ये बचा, ऊपर सारा कट गया, नीचे 1 अपॉन n-1, ये ऊपर जाएगा तो n-1 हो जाएगा, फिर प्लस, अब इस टर्म में क्या बचा, ये देखो n-2 बचा यहाँ पे n-2, फिर नेक्स्ट टर्म में n-3 बच जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में देखो क्या बचता है, प्लस इसमें n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को लिखो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, और ये इससे कट जाएगा, बाकी तो सारा कट ही रहा है, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कट गया। अब यहाँ पे n बचा, n से n भी कट गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो बचा है इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ, कुछ भी नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे 1 बचा है, तो n-1 ये बच रहा है हमारे पास। तो अब इन सबको ऐड तो कर ही सकते हैं। देखो हमारे पास ये जो n ये कितनी बार ऐड हो रहा है, ये देखो, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये n-1 टर्म, तो n जो है वो n-1 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो n इंटू n-1 बन जाएगा, फिर प्लस, फिर बीच में इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये जो टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सोन अप टू प्लस n-1, इन सबको ऐड करने का फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू n+1 बाय 2। तो n की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा n-1 क्योंकि n-1 टर्म्स है, तो n-1 इंटू n बाय 2, और इधर n इंटू n-1। तो ये हमारा जो बन जाएगा कुल मिला के सोल्व करके n इंटू n-1 बाय 2। तो अगर टर्म हमें
डिफ़िकल्ट लग रही है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को सोल्व करके देखेंगे और फिर देखते हैं कि हर एक टर्म क्या बनती है, उस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है, अगर हमारे पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं उनके साथ एपी सीरीज मल्टीप्लाई हो जाए, एपी सीरीज मतलब जिनका जिनका कॉमन डिफरेंस होता है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये टर्म्स वगैरह। जैसे कि अगर हमारे पास, हमने इसको फाइंड करना है, 1 इंटू एन सी ज़ीरो प्लस 4 इंटू एन सी वन प्लस 7 इंटू एन सी टू, ये जा रहा है सम 3n प्लस 1 तक, और लास्ट में एन सी एन। इन सब का हमें सम निकालना है एस। अब ऐसे सम के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहे हैं, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू, ये तो बाइनोमियल कोफिशिएंट चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो नंबर है 1, 4, 7, 3n प्लस 1, ये जो है, ये सीरीज, ये जो सीक्वेंस है, ये एपी में है। अब इसका फ़ायदा हम कैसे उठाएं, हमें पता है कि एपी में जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसका सम इक्वल टू होता है सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, फिर इक्वल टू होता है थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। तो इस तरह से चलता है। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पे बेनिफिट उठाते हैं। और हमें बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में ये भी पता है कि जो फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट है एन सी जीरो और एन सी एन, ये इक्वल होते हैं। इस तरह से एन सी वन और एन सी एन माइनस वन ये भी इक्वल होते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिखता हूँ, यानी कि सम उल्टा करके लिखता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 3n प्लस 1। अब उल्टा करके सम लिखूंगा तो यहाँ पे तो एन सी एन है लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे पता है कि एन सी एन और एन सी जीरो सेम होते हैं, तो मैं यहाँ पे एन सी एन की जगह पे एन सी जीरो लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक टर्म इससे पहले टर्म, अब इससे पहले टर्म कैसे पता लगी, एन की जगह एन माइनस वन पुट करके देख लो, तो मिल रहा है 3n माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3n माइनस 2 इंटू, फिर यहाँ पर एन सी एन माइनस वन, क्योंकि इससे पहले वाले कोफिशिएंट में, इससे पहले वाली टर्म में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो एन सी एन माइनस वन होगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाओ, और लास्ट में ये जो लास्ट टर्म है इसके नीचे कौन सी टर्म आएगी, जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि ये वाली। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एन सी, जीरो की बजाय एन सी एन लिखो, ठीक है। तो ये भी एस के इक्वल ही आएगा, क्योंकि हमने जो लिखी है टर्म्स उसको उल्टा करके तो लिखा हुआ है। तो अगर ये एस है, ये सम एस है, तो ये भी सम एस होगा। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड जब करोगे देखो क्या होगा, 3n प्लस 1 प्लस 1, तो 3n प्लस 2 बन जाएगा, 3n प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे एन सी ज़ीरो, फिर प्लस 3n माइनस 2 प्लस 4, तो ये भी 3n प्लस 2 हो गया, एन सी वन। यहाँ पे एन सी एन माइनस वन आना था, लेकिन यहाँ पे हमने करना क्या है, एन सी एन माइनस वन की जगह पे क्या लिखना था, एन सी वन। जी, तो यहाँ पे एन सी वन लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो एन माइनस वन आता है यहाँ पे, बट एन सी एन माइनस वन, एन सी वन सेम होते हैं, तो लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास लास्ट में देखो क्या बन जाएगा, 3n प्लस 2, और ये एन सी एन इज इक्वल टू एस प्लस एस 2s। तो फाइनली हमें चाहिए क्या था, हमें s चाहिए था, तो 3n प्लस 2 कॉमन आ गया सब में से, अंदर क्या बचेगा, एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू एंड सोन अप टू प्लस एन सी एन इज इक्वल टू 2s। तो यहाँ से s निकालने के लिए ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 3n प्लस 2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। और ये जो सम है, ये सम, ये हमें पता है ये 2 की पावर n के इक्वल होता है। तो फाइनली जो हमें आंसर मिला, s इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से अगर हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर एपी सीरीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम उल्टा करके सम करके ऐड करके उनका सम बना सकते हैं। अब ये जो चीज़ है, ये जरूरी नहीं कि एपी के लिए काम करे, ये उस सीक्वेंस के लिए काम करेगी जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो इक्वल होता है, ऐसी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का सम इक्वल होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं,
कुछ और सीरीज करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरह की सीरीज आ जाए, जैसे s इज इक्वल टू, हमें सीरीज दे रखी है 1nc1 प्लस 2nc2 प्लस 3nc3 प्लस एंड सोन अप टू प्लस n इंटू ncn, n इंटू ncn, इन सबको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो कोई भी बाइनोमियल जो है, हमने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन की इससे किया था वो चीज़ यहाँ पे नहीं लग पाएगी, क्योंकि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन बन ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये बाइनोमियल जो है एक्सपेंशन किसी की बन ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं समीशन मेथड। समीशन मेथड में होगा क्या कि हम इसको समीशन फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले तो समीशन फॉर्म में कैसे ले, यहाँ पे जो नंबर 1 2 3 इस तरह से चल रहे हैं, तो मैं इनको लिख देता हूँ आर। आर का मतलब आर जो है मेरा शुरू कहाँ से हो रहा है, 1 से, फिर 2, फिर 3, इस तरह चल रहा है। फिर यहाँ पे लिखूंगा एन सी आर, क्योंकि ऊपर वाले नंबर तो फिक्स है एन एन एन, नीचे जो नंबर है वो चेंज हो रहा है 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे एन सी आर लिखा। अब आर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके एन तक, ये लिख दिया। अब अगर मुझे ये सम फाइंड करना है तो मैं इस पूरे को कोशिश करूंगा कि इस फॉर्म में आ जाए एन सी आर, मतलब ये जो चीज़ यहाँ से जो आ रहा है ये चीज़ हट जाए। ठीक है, हट के इस फॉर्म में आ जाए। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसमें। यहाँ पे समीशन एन फ्रॉम आर फ्रॉम 1 to n लिखा, इसमें लगा दिया फार्मूला एन सी आर का, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे करना क्या है कि ये जो एन, ये एडजस्ट करना है आर, तो इसको लिखो आर फैक्टोरियल को आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे आर था, तो अब ये आर से आर कट गया। तो अब हमारे पास जो समीशन बचा वो ये बचा, आर माइनस 1 नीचे फैक्टोरियल नीचे, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास जो एन सी आर, अगर इस फॉर्म में लेके आना है मेरे को एन सी आर में, तो एन सी आर का फॉर्मूला ये होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आंसर का फॉर्मूला तभी बन पाएगा जब एन माइनस आर, जो नीचे नंबर है उनका सम करके देखो, एन माइनस आर प्लस आर, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, एन बन रहा है। यानी कि इन दोनों नंबर्स का सम है वो ऊपर होना चाहिए, तभी ये एन सी आर की फॉर्म में बन पाएगा। तो इन दोनों का सम चेक करो कितना आ रहा है, एन माइनस आर प्लस आर माइनस 1, तो ये कट रहा है एन माइनस 1, यानी कि ऊपर हमें एन माइनस 1 चाहिए। तो एन माइनस 1 कहाँ से आएगा, वो तो यहीं से आ सकता है एन फैक्टोरियल से। इसको लिख लो एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जो s है वो क्या बन गया, n तो बाहर आ गया क्योंकि r वेरी कर रहा है हमारे पास। अंदर क्या बचेगा, समीशन r फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे बना n माइनस 1 c r माइनस 1, क्योंकि ये जो अंदर ये चीज़ है ये किसका फार्मूला बन गया, n माइनस 1 c r माइनस 1 का। अब r जो है, जो हमारा r है वो कहाँ से वेरी करेगा, अब की बार जो r है हमारा वो 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ, n, तो जब r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 c0 प्लस n माइनस 1 c1 सोन अप टू कहाँ तक जाएगा ये, n माइनस 1 c n माइनस 1 तक। ठीक है, तो ये क्या बन गया, s इज इक्वल टू n। अब यहाँ पे देखो nc0 प्लस nc1, ये जो सारी चीज़ थी वो 2 की पावर n थी, तो यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 हो गया, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर ये n माइनस 1। तो ये हमारा सम बन गया इसका। ठीक है, ये इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको समीशन फॉर्म में। अब इसको करने का तरीका एक और है,
एक तरीका और क्या हो सकता है, अगर हमें एस ये निकालना है 1NC1 प्लस 3 प्लस हमारे पास था 2NC2 प्लस 3NC3 एंड सोन अप टू NNCN। तो इसका तरीका एक और है, क्या करो, सबसे पहले तो ये लिखो 1 प्लस एक्स की पावर n, क्या बनेगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2 एक्स स्क्वेयर एंड सोन अप टू प्लस NCN x की पावर n। अब देखो यहाँ पे हमें जो नंबर चाहिए बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आगे वो 2 3 इस तरह से नंबर चाहिए। तो इस तरह के नंबर कैसे आएंगे, अगर मैं इन सब का डेरिवेटिव कर दूं, जैसे NC2x की पावर 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, मतलब NC2 के साथ 2 आ जाएगा जो हमें चाहिए। इस तरह से जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी NC3x क्यूब, और जब मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव तो 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर बन जाएगा ये। तो 3 के साथ हमारे पास NC3 आ गया जो हमें चाहिए। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये बन जाएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और इधर भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो NC0 कॉन्स्टेंट आई तो 0 हो गया, यहाँ पे बन जाएगा NC1 प्लस ये बन जाएगा 2x NC2 प्लस 3x स्क्वेयर NC3, और लास्ट में बन जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू NCN। अब x की जगह 1 पुट कर दो, क्योंकि हमें x तो चाहिए नहीं, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 प्लस 1 2 की पावर n माइनस 1 हो गया, अंदर बचेगा NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 एंड सोन अप टू प्लस n इंटू NCN। जो समय में चाहिए था ये हम मिल गया सम हमें n 2n माइनस 1। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले से भी ये सम निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमें इस तरह की सीरीज चाहिए NC0 NC1 प्लस NC1 इंटू NC2, इस तरह की सीरीज का हमें सम चाहिए, प्लस NC2 NC3 एंड सोन अप टू NCN माइनस 1 इंटू NCN। ये सीरीज हम निकालना चाहते हैं कि भाई ये सम जो है ये सम किसके इक्वल आएगा। तो ये सम निकालने के लिए हमारे पास देखो ये जो टर्म्स हैं ये दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रोडक्ट हमको दिख रही है, ठीक है ना। तो हम दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को, एक ही बाइनोमियल एक्सपेंशन को दो बार लिखेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसको एक बार लिखा फिर दोबारा फिर लिखा, तो एक बार लिखा तो क्या बनेगी इसका एक्सपेंशन NC10 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वेयर एंड सोन अप टू प्लस NCNx की पावर n। अब इसके बाद जो टर्म लिखोगे, जो नीचे वाली टर्म लिखोगे उसको उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके मतलब लास्ट टर्म पहले लिखो, तो यहाँ पर बन जाएगा तुम्हारा ये, और NCN की जगह पे NC0 ले सकता हूँ क्योंकि NCN और NC0 सेम होते हैं, तो NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2, और लास्ट में आ जाएगा हमारा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखनी है यानी कि NCN ही आएगा क्योंकि NC0 को हम NCN ले सकते हैं इंटू 1। अब करते हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों सीरीज की, तो हमें इस तरह की टर्म्स चाहिए NC0 इंटू NC1 NC1 इंटू NC2। ये टर्म कैसे लेके आए, देखो मैं क्या करता हूँ, जब वैसे तो अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n की 1 प्लस एक्स की पावर n के साथ, तो बहुत सारी टर्म बनेगी, बहुत सारी कैसे, जैसे NC0 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर NC1x भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और NC2x स्क्वायर भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हमें वो टर्म्स नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ वो टर्म्स चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ आ रही है, NC0 NC1 NC1 NC2 ये सब चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ
एन सी ज़ीरो की एन सी वन के साथ, एन सी ज़ीरो, ये देखो यहाँ पे एन सी ज़ीरो है, यहाँ पे एन सी वन है, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वन है और यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म है एन सी वन एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो एन सी वन इंटू एन सी टू, एक्स की पावर यहाँ पे एन माइनस टू है और यहाँ पे वन है, तो एक्स की पावर एन माइनस वन बनेगा। ऐसे ही लास्ट में देखो क्या बनेगा, इससे पहले वाली टर्म अगर मैं लिखूँ तो क्या बनेगी, वो एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस, तो ये जब दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा, ये एन सी एन माइनस वन इंटू एन सी एन और एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इन सब में एक चीज़ कॉमन है, सब में एक्स की पावर एन माइनस वन दिख रहा है, देखो हमें सब में एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैसे तो दोनों जब दोनों सीरीज को, जब इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सारी टर्म्स बनेगी, लेकिन हमें अगर ये चीज़ जनरेट करनी है ये पूरी की पूरी, तो हमें सिर्फ और सिर्फ x की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट्स ही देखने हैं। x की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट्स, x की पावर n माइनस वन के कोफिशिएंट से ही हमको ये सारी सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने करना क्या है कि हमने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन देखना है इन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बाइनोमियल एक्सपेंशन, यानी कि वन प्लस एक्स की पावर n इंटू वन प्लस एक्स की पावर n, यानी कि बन जाएगा वन प्लस एक्स की पावर टू एन। और x की पावर n माइनस वन का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसे निकालेंगे, इसमें वो निकाल देंगे टू एन सी एन माइनस वन से। ठीक है ना, कैसे, हमें पता है टी आर प्लस वन का फार्मूला, टी आर प्लस वन का फार्मूला क्या होता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर। यहाँ पे जो ए है वो तो वन है और n की जगह पे टू एन है, तो टू एन सी आर, वन की पावर टू एन माइनस आर तो वन ही रहेगा, फिर x की पावर r। अब हमें चाहिए कोफिशिएंट किसका, n माइनस वन का, तो r की जगह पे पुट कर दो n माइनस वन, तो यहाँ भी n माइनस वन, तो यहाँ भी n माइनस वन, तो x की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट क्या बन गया, टू एन सी एन माइनस वन। तो ये है, तो इस तरीके से हम इस सीरीज को, अब हम क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में जो पास्ट ईयर आईआईटी मेन में आए हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है 21C1 माइनस 10C1, 21C2 10C2, 21C3 10C3। तो हमें यहाँ पे दो तरह की सीरीज दिख रही है, एक तो 21 में चल रही है और एक 10 में चल रही है। तो पहले तो मैं 21 वाली जो सीरीज है वो लिखता हूँ, 21C1 फिर प्लस 21C2, 21C3 और लास्ट में जाके ये जा रही है 21C10 तक। फिर माइनस कॉमन आया 10C1 प्लस 10C2 एंड सो अप टू 10C10। इस सीरीज का तो हमें सम पता ही है, 10C0 प्लस 10C1 ये 2 की पावर 10 होता है, बट इसमें एक टर्म मिसिंग है 10C0, तो वो माइनस हो जाएगा, 10C0 1 होता है। ये सीरीज का सम तो पता लग गया। अब इसका जो सम है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इसको मैं S पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, 21C0 प्लस 21C1 प्लस 21C2 एंड सोन अप टू प्लस 21C10 बीच में आएगा, फिर 21C11 आएगा, फिर ऐसे लास्ट में 21C21 आ जाएगा। तो यहाँ से इस पूरे का सम तो मुझे पता है कितना होता है, 2 की पावर ये होता है 21, लेकिन हमें सम सारा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 10 तक चाहिए, 21C0 20C1 और लास्ट में ये आ गया 20C10। ठीक है, अब ये जो 20C11 है इसको मैं ले सकता हूँ 21C10, क्योंकि 11 और 10 दोनों का सम कितना बनता है, ये बनता है 21, तो 20C11 इज इक्वल टू 20C10 ये होता है। ऐसी जो नेक्स्ट टर्म आएगी 21C12 वो होगी 21C11 के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि नहीं 9 के इक्वल होगी, क्योंकि 12 और 9 21, यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा 21C12 आएगा ना,
तो 20C1 12, 20C9 जो सेम होंगे क्योंकि 12 और 9 21 होता है। और इसी तरह से लास्ट में ये कितना बन जाएगा 21C0, क्योंकि 20C1 21, 20C0 ये इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास ये चीज़ बन रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ है 20C0 से लेकर 20C10 तक, ये चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे 20C0 से लेकर 20C10 तक, तो इसका ट्वाइस आ जाएगा सारे का। अंदर जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए 20C0 प्लस 21C1 प्लस लास्ट में 21C10, और यहाँ पे 2 की पावर 21, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 की पावर 20 बन जाएगा। ये सारा सम 2 की पावर 20, लेकिन हमें 20C1 से चाहिए सम, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 माइनस 1 बन जाएगा ये सारा सम। तो ये माइनस ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 2 की पावर 10। तो ऑप्शन 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इसमें हमें चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल ओड टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये जो टर्म्स है वो कुछ इस तरह की है, अल्फा प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा माइनस बीटा की पावर 5। जब इन दोनों सम को ऐड करोगे तो इसमें देखो होगा क्या कि 5C0 अल्फा की पावर 5, ठीक है, इस तरह टर्म चलेगी। और ऐसे इसमें 5C0 अल्फा की पावर 5 प्लस 5C1 अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 1। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें होगा क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि इस एक्सपेंशन में यहाँ पे माइनस बीटा है ना, यहाँ पर बनेगा माइनस 5C1 अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। इस तरह से ये सीरीज चलेगी। ठीक है, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो 5C0 ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे 5C1 वाली टर्म आएगी वो कटती जाएगी। 5C1 वाली टर्म कटेगी, 5C3 वाली, 5C5 वाली, तो हमारे पास 5C0 5C2 5C4 ये टर्म्स बचेगी और दोनों ऐड होके ट्वाइस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 5C0। अब यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा की जगह पे कितना है x, तो x की पावर 5, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट बनेगी टर्म 5C2 में क्या आता है, a की पावर कितना 3, 5 में से तो हो गया 3, तो x की पावर 3 और b यानी कि x स्क्वेयर माइनस 1 का रूट इसकी पावर 2, फिर प्लस 5C4 x की पावर 1 रूट x स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 5C0 1 ही होता है, x की पावर 5 प्लस 5C2 जो 10 होता है, x क्यूब इसका स्क्वेयर करोगे तो x स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 5C4 5 होता है x, और पावर 4 है इसकी और स्क्वेयर रूट है, तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 2। तो यहाँ से हमें कौन सी टर्म चाहिए, ऑल ओड टर्म्स का सम चाहिए। तो ओड टर्म्स देखो कौन कौन सी बनेगी, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 5 हो जाएगा ये भी, और माइनस 10x क्यूब, ठीक है, और ये प्लस 5x x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर, ये बन रहा है। तो हमें ओड टर्म का सम चाहिए, तो ओड टर्म एक ये है, तो 1 प्लस एक ये 10, इसका कोफिशिएंट 10 बन रहा है यहाँ पे, फिर एक ये भी हमारे पास x क्यूब, तो माइनस का 10 हो गया, फिर x की पावर 5 देखो यहाँ से बनेगा तो प्लस 5 भी बन रहा है, फिर एक और बनेगा प्लस 5 और ये माइनस का 10, और ये बाहर जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कट गया। ठीक है, तो 5 प्लस 10 ये भी कट गया, तो आंसर कितना आ गया 2। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है, हमें चाहिए x की पावर 10 का कोफिशिएंट। अब एक्सपेंशन हमारे पास ये है कुछ 1 प्लस एक्स की पावर 2, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 4। अब देखो 3 टर्म्स का सम चाहिए,
तीन एक्सपेंशन है हमारे पास, तीनों एक्सपेंशन मल्टीप्लाई हो रही है। एक का होता तो बड़ी आराम से हम निकाल सकते थे। इसमें से ये जो टर्म है 1 + x², इसको ओपन करना बड़ा आसान है, तो मैं इसको पहले ओपन कर देता हूँ। तो ये बन रहा है 1 + x² + 2x, और इसको मैं फिलहाल ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, 1 + x² की पावर 3 और यहाँ पे 1 + x³ की पावर 4। तो हमें चाहिए x⁻10 का कोफिशिएंट। तो कैसे कैसे आ सकता है, देखो यहाँ से अगर ये जो टर्म है 1 मल्टीप्लाई होगी इस सारे के साथ, ठीक है, तो उस केस में हमें x⁻10 का कोफिशिएंट देखना होगा इस पूरे में से, इस सारे में से x⁻10 का कोफिशिएंट देखना होगा। जब x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, तो हमें x⁻8 का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा इस सारे में से, ठीक है ना, क्योंकि x⁻8 × x⁻2 10 हो जाएगा। जब 2x मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, तो x⁻9 का कोफिशिएंट हमें देखना होगा इस पूरे में। तो सबसे पहले हम x⁻10 का कोफिशिएंट देखते हैं इस सारे में से, ठीक है, क्योंकि मैं अब की बार पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जी यहाँ पे देखो, इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखता हूँ तो क्या बनेगी, 3CR, ठीक है, 3CR, और 1 की पावर 3 - R तो 1 ही होगा, x⁻2R, और इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, 4CK मान लेते हैं R की जगह पे, और x⁻3K, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि जब R की जगह हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, कुछ 2 3 ज़्यादा तक 3 तक पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है इसकी। तो यहाँ पे जो पावर बनेगी x की कौन कौन सी पावर बनेगी, 0, ठीक है, x⁻2, x⁻4, और जब लास्ट में 3 पुट करेंगे तो x⁻6, और इसमें x की पावर क्या क्या बनेगी, 0, x⁻3, फिर x⁻6, फिर x⁻9, और फिर x⁻12, क्योंकि पावर 4 है इसमें पूरी, तो 4 पुट करेंगे तो 4 × 12, तो ये हमारे पास टर्म्स बन रही है। सबसे पहले 1 का कोफिशिएंट देखते हैं x⁻10 का, दोनों में से। तो ये दोनों टर्म जो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी, तो x⁻0 किस से मल्टीप्लाई होगी, x⁻10 मिले, कोई नहीं मिलेगा। x⁻10 इधर से किस से मल्टीप्लाई करोगी, x⁻10 बन जाए, कोई भी नहीं है। x⁻4 को किस से मल्टीप्लाई करोगी, इधर x⁻6 से, तो x⁻4 जब x⁻6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें x⁻10 मिले की पावर 10 मिलेगी। तो x⁻4 का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या बनेगा, r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 2, तो 3C2 इंटू, इधर से x⁻6 चाहिए तो k की जगह पे क्या डालोगे, 2, तो 4C2, तो एक मिल रहा है हमें 3C2 इंटू 4C2, एक टर्म तो हमें यहाँ से मिल रही है। अच्छा, और चेक करते हैं, 4 के साथ हमने चेक कर लिया सबका, 6 के साथ ऐसी कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करूँ जिससे x⁻10 बन जाए, कोई भी नहीं है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं, तो 3C2 3 और 4C2 6, तो कितना आ गया, 18, ठीक है। तो 1 के साथ, यानी कि इस टर्म के साथ, जो ये पूरा जो पूरी टर्म है, इस पूरी टर्म में x⁻10 का जो कोफिशिएंट है वो हमें मिल गया 18। अब नेक्स्ट टर्म x² मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। जब x² इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमें x⁻8 का कोफिशिएंट देखना है। तो x⁻8 का देखो, 0, x⁻0 किससे मल्टीप्लाई करूँ, इधर से कि x⁻8 बन जाए, कोई नहीं मिलेगा। x⁻2 से इधर से किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x⁻8 बन जाए, कोई नहीं मिलेगा। x⁻4 को किससे करें, कोई भी नहीं मिलेगा। x⁻6 को अगर करें तो भी कोई नहीं मिलेगा। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, x⁻0 को किससे करूँ मल्टीप्लाई कि x⁻8 बन जाए, कोई नहीं। x⁻2 को, हाँ ये मिल रही है एक टर्म, x⁻2 को जब x⁻6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो x⁻8 बन रहा है। तो x⁻2 का कोफिशिएंट देखना है यहाँ पे। तो x⁻2 कैसे मिलेगा, जब r की जगह 1 पुट करोगे, तो एक मिल रहा है 3C1 इंटू, इधर से x⁻6 चाहिए, तो 6 कैसे मिलेगा, जब k की जगह 2 पुट करोगे, तो 4C2, तो एक मिल गया। 3C1 3 होता है, 4C2 6 होता है, ये भी 18 मिल गया। अच्छा, और देखते हैं कोई मिल रहा है टर्म, 4 के साथ कौन सी टर्म मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, कोई नहीं। x⁻6 के साथ कोई क्या करें कि x⁻8 बन जाए, कोई भी नहीं, तो ये मिल गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टर्म 2x से, 2x। अब 2x अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे के साथ, तो हमें x⁻9 का कोफिशिएंट ढूंढना होगा इस पूरे में, x⁻9। तो x⁻0 को जब x⁻9 से करेंगे मल्टीप्लाई तो x⁻9 बन रहा है, तो x⁻0 मतलब r की जगह 0, तो 3C0 इंटू x⁻9, तो यहाँ पे k की जगह 3 डालोगे तो 4C3,
3, एक तो ये मिल गया। अच्छा और देख लेते हैं, 2 के साथ कौन सा करोगे मल्टीप्लाई, एक्स की पावर 9 बन जाए, कोई नहीं मिल रहा। एक्स की पावर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 9 बन जाए, नहीं मिलेगा। एक्स की पावर 6 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, एक्स की पावर 9 बन जाए, देखो 3 मिल रहा है यहाँ पे। तो एक्स की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 9 यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्स की पावर 6 कैसे लेके आओगे, यहाँ पे आर की जगह क्या पुट करोगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स की पावर, हमें क्या करना था, एक्स की पावर 3 से 6 कैसे आएगा, आर की जगह 3 पुट करोगे तो 3c3 इंटू, और यहाँ पे एक्स की पावर 6 चाहिए तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो इंटू 4c2। और कोई टर्म हमें नहीं मिलने वाली यहाँ पे, तो 3c0 1 होता है, 4c3 ये होता है 4, तो 1 इंटू 4 प्लस 3c3 1 होता है इंटू 4c2 6 होता है। तो ये हमें मिल रहा है, यहाँ पे जो है 4c1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें x की पावर लास्ट में x की पावर जो है 6 यहाँ से और x की पावर 3 यहाँ से चाहिए था, ठीक है ना। तो x की पावर 6 कैसे बनेगा, जब r की जगह कितना पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 3c3 ये तो ठीक है, इंटू x की पावर 3 कैसे मिलेगा, जब 4c k की जगह 1 डालोगे तो यहाँ पे k की जगह 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4c1 की वैल्यू 4 आ गई, तो 4 इंटू 4 8 हो गया, ठीक है। और बाहर देखो यहाँ पे 2 भी है, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16, तो ये बन रहा है हमारे पास। तो 18 18 36 36 और 16 52, आंसर आ गया 52। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है इस सारे से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल पावर 6, और इधर प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर होल पावर 6, ऐसे इधर से माइनस एक्स स्क्वायर भी मल्टीप्लाई होगा इस सारे से, ठीक है। तो अगर जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ से कोफिशिएंट ढूंढना है एक्स स्क्वायर का। तो मैं सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ, ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास ये बनेगी 6cr 2x प्लस 3x स्क्वायर की होल पावर r, ठीक है। और इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी नेक्स्ट वाले की, 1 माइनस 4x स्क्वायर के होल स्क्वायर की 1 माइनस 4x स्क्वायर होल पावर 6 की, इसको मैं k में लिख लेता हूँ 6ck माइनस 4x स्क्वायर की पावर k। तो हमें यहाँ से ढूंढना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ से तो हमें सीधा दिख रहा है, अगर मैं k की जगह 1 डाल दूँ तो यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर मिल जाएगा, तो k की जगह 1 डालेंगे तो 6c1 इंटू माइनस 4, तो 6 होता है, तो ये बन गया माइनस का 24। अब इधर से देखते हैं, अब r की जगह जब 0 डालेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो x की पावर r बाहर आ जाएगा 2 प्लस 3x स्क्वायर की पावर r। तो r की जगह 0 पुट करने से कुछ नहीं मिलेगा, r की जगह 1 पुट करते हैं तो 6c1x ये बनेगा 2 प्लस 3x। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को देखो क्या दिख रहा है हमें, 3x स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, तो 3 इंटू 6c1 यानी कि 18, तो 18 यहाँ से मिल रहा है हमको। अब दूसरा देखते हैं, जब मैं 2 पुट करता हूँ 6c2 बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 3x का होल स्क्वायर, तो 6c2 मतलब 15x स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और 12x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ से मिल रहा है 4 इंटू 15 60, तो 60 यहाँ से 18 यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया 78, और यहाँ से मिल रहा है 24, तो माइनस कर देंगे 24, तो ये मिल रहा है हमको 54, और बाहर 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो 54 इंटू 2 ये मिल गया हमें 108। तो ये तो हमें यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इस पूरे में से वो हमें कितना मिल गया 108, तो 108 तो आएगा। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जब मैं ये टर्म रखूँगा सारी की सारी यही वाली सेम, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है सिर्फ कांस्टेंट, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी बार मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसी टर्म में से हम अब कांस्टेंट टर्म ढूंढेंगे, ठीक है। कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब एक्स के इंडिपेंडेंट, तो यहाँ से जब आर की जगह 0 पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो 6c0 x की पावर 0 और 2 प्लस 3x की पावर 0,
तो ये टर्म जो होगी इसमें एक्स नहीं आएगा क्योंकि पावर जीरो होगी एक्स की, तो ये क्या बन रहा है 1। फिर उधर से देखो नेक्स्ट वाली जो टर्म है प्लस ये वाली, यहाँ से यहाँ पे एक्स के की जगह जीरो पुट कर देते हैं, तो ये टर्म जो होगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगी, तो एक मिल जाएगा 6 यानी कि 1। तो एक टर्म और मिल गई हमें ये 2। तो यानी कि यहाँ से जो है हमें जो कॉन्स्टेंट टर्म मिल रही है वो पूरी वो क्या मिल रही है 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ से तो 108 मिल गया हमें, ठीक है ना, यहाँ से 108, नेक्स्ट टर्म यहाँ से, और यहाँ से जो कॉन्स्टेंट टर्म मिली वो 2, तो यानी कि -2x², तो एक कोफिशिएंट मिल गया माइनस का 2, तो आंसर आ गया 106। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में 2, 20C0, 5C, 20C1, 8, 11, देखो ये सारे जो नंबर है ये नंबर AP में, ठीक है। तो AP वाले में टेक्निक मैंने बता रखी है कैसे करनी है। तो 2, 20C0 प्लस 5, 20C1 प्लस 8, 20C2, तो ऐसे करते करते ये लास्ट में जा रहा है 62, 20C20। तो क्योंकि ये नंबर AP में है 2, 5, 8, 62, और ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट से, तो हम यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर टेक्निक यूज़ करेंगे, यानी कि जो सबसे लास्ट टर्म है वो पहली टर्म के नीचे लिखेंगे। तो 62, 20C20 है, इसकी जगह हम 20C0 ले सकते हैं क्योंकि 20C0 और 20C20 सेम होता है। इस तरह से जो इससे नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी, क्योंकि 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 59 आएगा यहाँ पे, 59, 20C1, क्योंकि इससे पहले जो टर्म आएगी वो आएगी 59, 20C19, और 20C19 को हम 20C1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करते करते लास्ट में इसके नीचे फर्स्ट टर्म आएगी यानी कि 2, 20C20। अब हमने करना है इन दोनों को ऐड, तो s प्लस s, इधर तो 2s बन गया, 62 प्लस 2 64, 59 प्लस 5 64, तो सभी में से 64 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा 20C0 प्लस 20C1 एंड सोन अप टू प्लस 20C20। तो ये तो सारा क्या बन गया 2 की पावर 20 बन गया। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा, और यहाँ से देखो ये कट रहा है 32 पे, तो s कितना बन गया 32 इंटू 2 की पावर 20, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 20। तो हमें s क्या मिल गया यहाँ से 2 की पावर 25। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अब की बार कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 4 इसमें देखना है। तो ऊपर हमारे पास है 1 माइनस टी की पावर 6, हम चाहते हैं कि देखो नीचे 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी फैक्टर कैंसिल हो जाए, तो मैं 1 माइनस टी की पावर 6 के फैक्टर बना सकता हूँ, 1 माइनस टी की पावर 3, और ये बना 1 प्लस टी की पावर 3, और नीचे है 1 माइनस टी, और इसकी होल पावर हमें दे रखी है 3। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस टी क्यूब के, 1 माइनस टी, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी, दूसरा है 1 प्लस टी क्यूब, और नीचे हमारे पास 1 माइनस टी है, और ये से कट रहा है, और पूरे की पावर 3 ये बन रहा है। तो अब हमारे पास जो टर्म मिली वो हमें क्या मिली, वो मिली हमें 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी, और इधर से इसकी पावर 3 पूरे की, और दूसरा जो फैक्टर है 1 प्लस टी क्यूब की होल पावर 3। तो अब हमें यहाँ से t की पावर 4 के कोफिशिएंट देखना है। तो पहले मैं इसकी टर्म लिख लेता हूँ जनरल, वो बनेगी 3CR टी स्क्वेयर प्लस टी की होल पावर r, और इधर से जनरल टर्म क्या बनेगी 3CK टी क्यूब की पावर k, ठीक है। और इसको मैं फर्दर जो है यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, t कॉमन ले लिया तो अंदर बचा t प्लस 1 की होल पावर r, तो इधर भी पावर r, इधर भी पावर r, इधर तो वही रहेगा 3CK t की पावर 3k। तो अब देखो हमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट ढूंढना है t की पावर 4 का ढूंढना है। तो 4 की पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है, या तो हम यहाँ से 0 का कोफिशिएंट देखें कांस्टेंट टर्म यानी कि t की पावर 0, और यहाँ पे हम देखें t की पावर 4 का कांस्टेंट, एक पॉसिबिलिटी ये है,
या फिर पहले से यहाँ से वन का टी की पावर वन का कोफिशिएंट देखें और यहाँ पे देखें टी की पावर थ्री का, या फिर यहाँ पे टू का और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे फोर का देखना था ना तो यहाँ पे थ्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ से और क्या पॉसिबिलिटी है, टू टू। ठीक है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, थ्री वन। ठीक है, और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फोर ज़ीरो। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखो, जरा नोट करो, यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसमें जो टी की पावर है वो कैसी आ रही है, वो थ्री के मल्टीपल है, टी की पावर जीरो, टी की पावर थ्री, टी की पावर सिक्स, टी की पावर नाइन, टी की पावर 12, इस तरह से चल रही है। तो ये जो ऑप्शन है 0 4 वाला, ये तो कट हो जाएगा क्योंकि टी की पावर 4 कभी हो नहीं सकती। ये ऑप्शन हो सकता है 1 और 3, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास बनी वो ये बनी, या तो वन, पहले में वन का इसमें टी की पावर वन का कोफिशिएंट, दूसरे में टी की पावर थ्री का कोफिशिएंट, या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि पहले में टी की पावर फोर का कोफिशिएंट और दूसरे में कांस्टेंट टर्म। तो अब हम यहाँ से सर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट टर्म में वन का कोफिशिएंट, टी की पावर वन का, तो मैं यहाँ पे 3c आर की जगह वन पुट कर देता हूँ, तो 3c1 ये मिला t इंटू टी प्लस वन की पावर वन। तो यहाँ से हमें t की पावर वन का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो t की पावर वन का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, t इंटू वन, तो 3 मिलेगा, खाली 3c1 3 होता है। अगर मैं r की जगह दो पुट करूँगा तो t स्क्वायर आएगा, तो कभी भी हमें t की पावर वन का कोफिशिएंट नहीं मिल पाएगा। अब दूसरा हमने यहाँ से तीन का कोफिशिएंट, t की पावर थ्री का कोफिशिएंट देखना है यहाँ से, तो यहाँ से तो t की पावर थ्री का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, जब k की जगह वन डाल देंगे। ठीक है, तो k की जगह जब वन डालोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, t की पावर थ्री, 3c1, तो दूसरा कितना मिल रहा है हमको, 3c1 यानी कि 3। तो इधर से 3 और इधर से भी 3, तो ये 3 इंटू थ्री, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों बाइनोमियल एक्सपेंशन तो मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू थ्री कितना हो गया, 9 हो गया ये। अब ये केस तो हमने कर दिया। अब दूसरा केस ये वाला है कि पहले में 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है, टी की पावर 4 का, और दूसरे में कांस्टेंट। तो दूसरे में कांस्टेंट तो में तो कोई ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है, के की जगह 0 डाल देंगे, टी की पावर 0 बन जाएगा, यानी कि 3c0 यानी कि 1। इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा टी की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो टी की पावर 4 के लिए सबसे पहले तो देखो, मैं 1 डालूंगा तो 1 से तो हमें टी की पावर 4 का कोफिशिएंट नहीं मिलने वाला, मैं 2 डालता हूँ इसमें, तो 3c2 ये बना टी स्क्वेयर इंटू वन प्लस टी का होल स्क्वेयर। देखो जरा यहाँ से क्या कितना बनता है, तो 3c2 तो 3 होता है, टी स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन कर देते हैं, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 2t। तो यहाँ से t की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर ये मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा कैसे मिल सकता है, r की जगह 3 पुट करके देखते हैं, टी की पावर 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस टी की पावर 3, तो 3c3 1 होता है, बाहर टी क्यूब है, इसका क्यूब ओपन कर देते हैं, 1 प्लस टी क्यूब प्लस 3t इंटू 1 प्लस टी। तो हमें यहाँ से ढूंढना था टी की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो टी की पावर 3 तो बाहर है ही है, तो अंदर हमें टी टर्म ढूंढनी है। टी टर्म कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे 3t है। ठीक है ना, 3t इंटू टी की पावर 3 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास टी की पावर 4 मिलेगा, तो एक और मिल गया हमें 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो 6 हो गया। अब टी की पावर जब मैं आर की जगह 4 डालूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 हम डाल नहीं सकते क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, तो ये मिलेगा हमें 3 और 3 यहाँ पे 6 मिल गया। ठीक है, इंटू अब इधर से इस वाली टर्म में से हमें ढूंढना था टी की पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म, वो के इज इक्वल टू 0 से मिल जाएगा, तो यहाँ से 3c0 1 है, तो 6 इंटू 1, तो ये आ गया 6। ठीक है, तो पहले के लिए हमें जो है कोफिशिएंट ये मिला था 9 और दूसरे के लिए ये 6, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 6 यानी कि 15। तो ऑप्शन बी इज द आंसर।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर 2 की पावर 403 बाय 15 इज k बाय 15 देन k इज इक्वल टू। अब सबसे पहले तो समझते हैं कि ये जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर है ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द नंबर का मतलब होता है जैसे कि 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है हमें 3.4, ठीक है। तो इस 17/5 का जो फ्रैक्शन पार्ट होगा वो ऐसे होगा 3.3 प्लस 0.5, तो 0.5 जो है ये इसका फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, फ्रैक्शन पार्ट। तो अब ये जो नंबर है 2 की पावर 403 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा जब इसको 15 से डिवाइड करोगे, तो इस तरह से तो हम कर नहीं पाएंगे इसको, यानी कि हमें किसी तरह से इस पूरे नंबर को इस फॉर्म में लेके आना है समथिंग, यानी कि यहाँ पे k प्लस 0 पॉइंट समथिंग इस फॉर्म में लेके आना है हमको। अगर यहाँ पे जो k है k कोई इंटीजर आएगा, तो इस वाली फॉर्म में लाने के लिए हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो 2 की पावर 403 है, तो 2 की पावर बढ़ते बढ़ते इस तरह से करो कि भाई वो 15 के आसपास आ जाए। जैसे 2 की पावर 1, तो 2 नंबर आया तो 2 तो कब 15 से दूर है। 2 की पावर 3 8, अभी भी दूर है 15 से। 2 की पावर 4 16 जो नंबर है वो 15 के नज़दीक है। तो मैं इसको 2 की पावर 4 में तोड़ना चाहता हूँ, बट ये जो 403 है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इसको 400 अलग कर देता हूँ और 3 अलग कर देता हूँ, क्योंकि 400 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 100 और 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 की पावर 100 और इसको लिख लो 16 को 15 प्लस 1 की पावर 100 इंटू 8। अब हम इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, तो ये क्या बनेगी 100 C0 प्लस 100 C1 15 प्लस 100 C2 15 स्क्वेयर और लास्ट में जो आएगा 100 C100 15 की पावर 100, ये आ गया। अब ये तो है इसकी एक्सपेंशन सारी की, और ये सारा जो है 8 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। अब हमने किसको डिवाइड करना है, उस पूरे को 15 से डिवाइड करना है, तो नीचे आएगा पूरे के 15। तो जब इसको 15 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टर्म है इन सभी में देखो 15 की पावर आ रही है। तो ये जो सारी की सारी टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमेशा इंटीजर ही बनेगा। तो 100 C0 1 होता है, तो ये इस फॉर्म में बन रहा है 8/15 प्लस, जब इस सारे को 15 से डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर जो इंटीग्रल वैल्यू बनेगी उसको मैंने मान लिया k। तो ये जो नंबर है 2 की पावर 403 डिवाइड बाय 15 वो इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो कौन सा होगा, ये होगा 8/15, ठीक है ना। तो यानी कि इस नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है 2 की पावर 403/15 का वो कितना बन रहा है 8/15, और वो हमें किसके इक्वल दे रखा है k/15 के। तो यहाँ से कंपेयर करके k की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आंसर 8। नेक्स्ट करते हैं, समीशन फॉर्म में दे रखा है i फ्रॉम 1 to 20 CI-1। सबसे पहले तो ये जो नीचे दो टर्म्स का सम दे रखा है इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे NCR प्लस 1। ये हमने NCERT में पढ़ा था, इसका फार्मूला होता है n+1 CR प्लस 1। कैसे याद रखना है, NCR और NCR ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों ऊपर नंबर सेम होने चाहिए और नीचे नंबर कंसेक्यूटिव होने चाहिए, तभी ये फार्मूला लग पाएगा। तो और ये आएगा किसका इक्वल, जो ऊपर नंबर है n उसमें एक ऐड कर दो n+1, और जो नीचे दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो यहाँ पे रख दो। तो दोनों में से r और r+1 में से r+1 बड़ा है, तो ये जो है ये बनेगा फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज़ करते हुए देखो यहाँ पे समीशन फॉर्म में क्या बन रहा है, i फ्रॉम 1 to 20, ऊपर है 20 CI-1 और नीचे जो बन रहा है 20 CI, तो ये बन जाएगा 21 CI और i-1 में से i बड़ा है तो 20 CI और पूरे की पावर 3, ठीक है। और ये हमें दे रखा है k/21 के इक्वल, यहाँ से हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ले सकते हैं
20 फैक्टोरियल डिवाइड में आई माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस आई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 21 माइनस आई फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे देखते हैं, यहाँ पे 21 फैक्टोरियल, नीचे आई फैक्टोरियल, 21 माइनस आई फैक्टोरियल, ये बन रहा है यहाँ पे, इज इक्वल टू के बाय 21। ठीक है, तो यहाँ से ये 21 माइनस आई फैक्टोरियल तो कट रहा है, 21 फैक्टोरियल को ले सकते हैं 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, और ये भी यहाँ से कट रहा है। इसी तरह से आई फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आई इंटू आई माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये भी यहाँ से कट गया। तो होगा क्या कि यहाँ से सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे ये बचा, यहाँ से ऊपर में सब कट गया, नीचे ये बन रहा है 21 बाई आई, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आई बाय 21। इस पूरे का क्यूब भी था, क्यूब, तो इस पूरे का क्यूब भी आएगा, दिस इज इक्वल टू के बाय 21। और आई जो है यहाँ पे 1 से लेके 20 तक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पे 1 बाय 21 की पावर 3 है, तो इसको तो बाहर लिख लो, अंदर बचेगा समीशन आई क्यूब वेर आई फ्रॉम 1 टू 20, और इज इक्वल टू में है के बाय 21। तो पहले तो 21 कैंसिल ही कर देते हैं, तो यहाँ पे पावर जो है 2 बचेगी, तो 1/21 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये जो बन रहा है फार्मूला 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 20 क्यूब का बन रहा है, ये होता है n+1 2n+1 बाय n इंटू n+1 बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे 20 रख देंगे, तो 20 इंटू 21 बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के। तो यहाँ से सोल्व करके के आ जाएगा, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट रहा है, यहाँ से ये कट गया। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है ये 10 बन गया, तो के की वैल्यू आ जाएगी 100, तो यहाँ से के आ गया 100। नेक्स्ट करते हैं, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज 720। हमने पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालनी है फॉर विच इसका जो कोएफिशिएंट है वो 720 दे रखा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है हमको। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए सबसे पहले हम, अब देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब इसमें हमें कांस्टेंट टर्म देखनी है सिर्फ। तो कांस्टेंट टर्म के लिए TR+1 लगाते हैं। TR+1 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 CR a की पावर 10 माइनस आर, यानी कि लैम्डा एक्स की पावर 10 माइनस आर, और साथ में लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर की पावर आर, ये होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 10 CR एक्स की पावर आ जाएगी यहाँ से 10 माइनस आर बाय 2, और इधर से लैम्डा की पावर आर, और नीचे एक्स की पावर 2r। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन रहा है 10 CR एक्स की पावर यहाँ पे बन जाएगा 5 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r, और इधर से बन रहा है लैम्डा की पावर आर। अब हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए, कांस्टेंट टर्म के लिए हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, इस पावर को। कांस्टेंट टर्म तभी मिलेगी, तो 5 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 5 बाय 2r, तो मतलब यहाँ पे r की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2। तो r की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2, तो ये बन रहा है 10 C2, ये सारा x की पावर 0 1 हो गया, और लैम्डा की पावर 2। अब 10 C2 कितना बनेगा, 10 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन रहा है 45 लैम्डा स्क्वायर। ये हमें दे रखा है इक्वल टू 720 के, तो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 पे काट लेते हैं 5, तो लैम्डा स्क्वायर 16, तो लैम्डा कितना आ गया 4। पॉजिटिव वाली चाहिए थी तो ए आंसर आ गया। हाँ जी, बस। तो यहाँ पे 2 सीरीज़ की जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक बार लिखूँगा 1 प्लस एक्स की पावर 20 की सीरीज़ 20C0 प्लस 20C1 एक्स प्लस 20C2 एक्स स्क्वेयर एंड सोन अप टू
लास्ट में आ जाएगा 20c20 x की पावर 20। फिर हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर 20 एक बार फिर से, लेकिन अब की बार उल्टा करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 20c0, क्योंकि 20c20 है, उसको हम 20c0 ले सकते हैं, इंटू एक्स की पावर 20। फिर प्लस नेक्स्ट 20c1 एक्स की पावर 19, इस तरह से, और लास्ट में लिखेंगे 20c0। अब हमें कोफिशिएंट चाहिए, ये सारी चीज़ हमको चाहिए, तो किसके कोफिशिएंट से मिलेगी? तो मैं यहाँ पे एक टर्म बीच में डाल देता हूँ 20cr एक्स की पावर r, ठीक है, और यहाँ पे भी बीच में टर्म आ जाएगी कहीं ना कहीं 20cr एक्स की पावर r, ठीक है। अब हमें देखो सबसे पहले जो टर्म है 20cr इंटू 20c0, तो ये रहा 20cr और ये रहा 20c0, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में ये क्या आ रहा है x की पावर r, और यहाँ पे कांस्टेंट, तो x की पावर r मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो इससे अगली टर्म आएगी वो हमारी बनेगी 20cr-1, नेक्स्ट टर्म हमें ही चाहिए 20cr-1, तो इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो हमारी आएगी 20cr-1 इंटू एक्स की पावर r-1। तो अब ये जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 20cr-1 इंटू 20c1, और कोफिशिएंट किसका बनेगा? x की पावर r का। और ऐसी लास्ट में 20c0, और इससे पहले वो वाली जो टर्म आएगी, ये वाली जो टर्म आएगी, ये आप दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फिर से x की पावर r मिल रहा है हमको। तो यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट में हमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है? x की पावर r का कोफिशिएंट ढूंढना है। किन दोनों की प्रोडक्ट में? 1 प्लस एक्स की पावर 20 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 20, और दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 1 प्लस एक्स की पावर 40। तो 1 प्लस एक्स की पावर 40 में एक्स की पावर r का कोफिशिएंट क्या बनेगा? 40cr। अब हमें चाहिए, मतलब ये जो सारी चीज़ है, ये सारी चीज़ हमें किसके इक्वल मिल रही है? 40cr के, 40cr। अब हमें 40cr मतलब r यहाँ पे 0 से लेके 40 तक हो सकता है, तो हमें बताना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो r की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा। तो हमें पता है बायनॉमियल कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है, वो मिड वैल्यू पे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो मिड वैल्यू के लिए देखो यहाँ पे इवन वैल्यू है, और इवन वैल्यू के लिए हमने करना क्या होता है? जस्ट यहाँ पे हाफ करना होता है। तो 40 का हाफ कितना हो गया? 20, तो 40c20, तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए जो हमारे पास r आया वो r कितना है? 20। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो हमने एनसीईआरटी की बुक में भी कर रखा है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बिगिनिंग फ्रॉम द, मतलब एंड के लिए क्या करना है? तुमने ए की जगह बी की जगह ए रिप्लेस कर देना है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बड़ी आराम से। नेक्स्ट करता हूँ। हाँ जी, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स चाहिए इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ, वो बनेगी 60cr 7 की पावर 1/5 की पावर 60 माइनस r और 3 की पावर r/10, ठीक है। और इधर से जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 60cr 7 की पावर 60 माइनस r डिवाइड बाई 5 और 3 की पावर r/10। अब इसकी इरेशनल टर्म का मतलब है कि जैसे 7 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, मतलब पावर जो है 7 और 3 की फ्रैक्शन में आनी चाहिए, उसी से हमें इरेशनल टर्म्स मिलेंगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम रैशनल टर्म्स काउंट कर लेते हैं, टोटल टर्म में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इरेशनल टर्म्स आ जाएंगी। अब रैशनल टर्म कैसे निकालें? रैशनल टर्म कैसे आएगी? देखो अब यहाँ पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो r है, देखो यहाँ पे जो r है वो 5 से भी डिवाइड होना चाहिए और r जो है 10 से भी डिवाइड होना चाहिए, और 5 जो है 60 को तो डिवाइड कर रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हैं और जो 10 से भी डिविजिबल है, मतलब उन दोनों के एलसीएम से भी डिविजिबल होने चाहिए। और 5 और 10 का जो एलसीएम निकालोगे तो वो कितना आ रहा है?
10 आएगा। यानी कि हमने वो नंबर इकट्ठे करने हैं आर में से जो 10 से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आर हो क्या कह सकता है, 60C आर है, तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा सकती है, 60 तक जा सकती है। तो 0 से लेके 60 तक वो नंबर जो 10 से डिवाइड हो जाए, तो एक तो नंबर आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 10, एक आ जाएगा 20 30 40 50 60। मतलब इन आर के लिए हमें रैशनल टर्म्स मिलने वाली है। जैसे कि आर की जगह जब मैं 10 डालता हूँ तो 10 60 माइनस 50, ठीक है, 60 माइनस 10 करोगे 50, 50 में को 5 से डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा। और इधर भी देखो 10 बाय 10 1, तो एक रैशनल टर्म मिलेगी सारी की सारी। तो टोटल टर्म जो हमारे पास है, क्योंकि पावर 60 है तो 61 टोटल टर्म्स हैं, उसमें से रैशनल टर्म्स इनके लिए मिलेगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 7 इसमें से माइनस कर देना है, तो टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास बनेगा 54। तो आंसर इज डी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर कोमा के फॉर विच, ये कंडीशन हमें दे रखी है। हमें ऑर्डर पेयर यानी कि आर और के की वैल्यू निकालनी है। तो आर और के की वैल्यू कैसे निकालें, सबसे पहले मैं यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 35C आ रहा है, तो 35 फैक्टोरियल आएगा और नीचे आएगा आर फैक्टोरियल इंटू 35 माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इधर से देखते हैं क्या है, के स्क्वेयर माइनस 3, इधर है 36 फैक्टोरियल और नीचे है आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 36 माइनस आर माइनस 1, 36 माइनस आर माइनस 1, तो ये 35 माइनस आर फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, 36 फैक्टोरियल को लिखो 36 इंटू 35 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। और 35 माइनस आर फैक्टोरियल ये भी कट गया। आर प्लस 1 फैक्टोरियल को लिख सकते हो आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो ये भी कट गया। तो इधर से हमारे पास क्या बचा, ये बचा 6, इधर से 36 बचा, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा। तो इधर से देखो सारा कुछ कट चुका है, तो हमारे पास क्या बचा, ये आर प्लस 1 को तो ऊपर ले लो, आर प्लस 1 ऊपर गया, नीचे 6 आ गया और इज इक्वल टू के स्क्वेयर माइनस 3। ठीक है, और के स्क्वेयर जब मैं 3 को इधर लेके आऊँगा तो आर प्लस 1/6 प्लस 3 इज इक्वल टू के स्क्वेयर। तो यहाँ से हमें के स्क्वेयर जो मिल रहा है वो मिल रहा है आर प्लस 19 डिवाइड बाई 6, ये। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल रहा है के और आर के बीच में। अब हमने ये देखना है कि आर की किन किन वैल्यूज़ के लिए ये जो है, क्योंकि के स्क्वायर एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये भी सारी की सारी एक इंटीग्रल वैल्यू आनी चाहिए। और जो हमारे पास आर है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, आर जो है 0 से लेके 35 तक जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसकी मिनिमम वैल्यू देखूँ तो 0 19/6 और जो मैक्सिमम वैल्यू है 35 प्लस 19 वो बनेगी 54। ठीक है, तो 54 अगर मैं 54 रखता हूँ यहाँ पे, तो 54/6 यानी कि 9, यानी कि के स्क्वेयर जो बन रहा है वो 9 बन रहा है। ठीक है, 54 के केस में। तो इसका मतलब जो के स्क्वेयर है हमारे पास, अब जब मैंने 0 रखा तो 19/6 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग बन रहा है। तो के स्क्वेयर जो है वो क्या क्या आ सकता है, के स्क्वेयर या तो 0 आ सकता है, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो के स्क्वेयर 1 आ सकता है, के स्क्वेयर 4 आ सकता है और के स्क्वेयर 9 आ सकता है। तो 9 के लिए तो हमें मिल गया। अब हमें देखना है कि के स्क्वेयर जो है 4 किसके लिए आ सकता है। तो 4 अगर मैं आर इसको जगह 4 रख दूँ इस सारी की जगह, तो आर प्लस 19/6 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 19, यानी कि आर कितना आ जाएगा 5। यानी कि आर की जगह जब मैं 5 पुट करता हूँ
तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 24 और 4, तो एक और मिल गया हमें के स्क्वायर 4। ये हमें मिला था r इज इक्वल टू 35 के लिए, और ये हमें मिला था r इज इक्वल टू किसके लिए, 5 के लिए। ठीक है, तो हमें अभी दो पॉसिबिलिटीज मिल चुकी हैं, के स्क्वायर 9, के स्क्वायर 4। अब के स्क्वायर 1 देखते हैं कि क्या के स्क्वायर 1 भी आएगा। के स्क्वायर 1 के लिए यहाँ पे 1 रखोगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज आ रही है, के स्क्वायर 9 या फिर के स्क्वायर 4। और के यहाँ पे क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, तो यहाँ पे के की वैल्यू जो है या तो +-3 हो सकती है, या फिर के की वैल्यू +-2 हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं +-3, ये हमें r किसके लिए मिली थी, r35 के लिए। तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, तो एक तो 35 × 3 मिलेगा, एक मिलेगा 35 × -3, दो ऑर्डर पेयर हो गए। ऐसी r = 5 के लिए एक तो मिल जाएगा 5, अब r 5 के लिए हमें के स्क्वायर 4 मिल रहा है, यानी कि के की वैल्यू कितनी मिल रही है, +-2। तो एक मिल जाएगा 5, 2, एक मिल जाएगा 5, -2। तो 4 ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, तो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ABC आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19CP और 20CQ एंड 21CR रिस्पेक्टिवली। तो A जो है वो 19CP इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो P हमें ऐसा नंबर रखना है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। अब 19 एक नंबर ओड है, तो ओड के लिए हमें दो वैल्यूज मिलती है मैक्सिमम। तो करना क्या है कि एक बार तो 19 + 1/2 पुट कर सकते हैं, या फिर 19 - 1/2 पुट कर सकते हैं। तो 20/2 यानी कि 20, 19 ही 10 पे मिलेगी या तो मैक्सिमम वैल्यू, और या फिर मिलेगी हमें 9 पे, 20C 9 पे। ठीक है, तो मैं फिर मान लेता हूँ 19C 10 मान लेता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही आएगी, 19C 10 और 19C 9। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी 19CP की। अब नेक्स्ट देखो 20CQ है, तो 20 एक इवन नंबर है, इवन के लिए हमारे पास n/2 पे मिलेगी, यानी कि 10 पे मिल जाएगी। फिर तीसरा नंबर है 21, 21 एक ओड नंबर है, 2 पे मिलेगी, 21 + 1/2, 21 + 1/2 कर देंगे तो 11 मिल रहा है, और 10 पे मिल जाएगा हमें, तो 21C 10। तो ये हमारे पास A, ये B और ये C। अब देखो हमें जो ऑप्शन है उसमें रेशोज दे रखी हैं ABC की, तो पहले हम क्या करते हैं A/B निकालेंगे और फिर B/C निकाल देंगे। तो पहले हम A/B निकालते हैं, तो A/B का मतलब 19C 10 / 20C 10। तो इसको खोल लेते हैं, 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आ जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। देखो कौन किससे कटेगा, ये कट रहा है इससे, और इधर था हमारे पास 19, और इसको लिख लो 20 × 19 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। इसको लिख लो 10 × 9 फैक्टोरियल, ये भी कट गया। तो हमारे पास ऊपर से कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 20 बाय ये बच रहा है 10, तो रेशो कितनी आ रही है, 1:2। तो A/B की रेशियो जो है 1:2। तो A/B की 1:2 देखो किस में है, 11/22, तो इसमें आ रही है 1 ऑप्शन में, और आ रही है 4th ऑप्शन में। तो A और पहला और चौथे ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो अब हम B/C निकालते हैं। ठीक है, तो B/C के लिए, हाँ जी, B/C। तो B/C मतलब B हमारा कितना है 20C 10 और C कितना है 21C 10। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बनेगा 20 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, और इसके डिवाइड में 21 फैक्टोरियल, और यहाँ पे बनेगा 10 फैक्टोरियल इंटू 21 में 10 गया 11 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो ये 21 को लिख लो 21 × 20 फैक्टोरियल, ये कट गया इससे, 10 फैक्टोरियल भी कट गया। ठीक है, 11 को लिख लो 11 × 10 फैक्टोरियल, ये भी कट गया।
तो यहाँ से हमें मिल रहा है ये 11 गया ऊपर और नीचे आ गया हमारा, यहाँ पे था 21। तो बी बाई सी जो हमारे पास 21 आ रहा है, ठीक है, बी बाई सी 21। अब देखो पहले और चौथे ऑप्शन में से कौन किस में से बी बाई सी 11/21 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो 11 पे 2 पे कट रहा है 11 और ये 21। तो मतलब यहाँ पे देखो बी और सी की रेशो 11/21 आ रही है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा और बीटा आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 2। और टर्म्स हमें ये दे रखी है, ये दोनों एक्सपेंशन, ठीक है। और इसमें जो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 6c0 6c2 6 की पावर 4 6 की पावर 6 ये टर्म्स बचेंगी, क्योंकि जो इवन वाली ओड वाली टर्म होगी 6c1 वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस है और ये बीच में एक माइनस है, और वो दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो एक टर्म बनेगी 6c0 x की पावर 6 फिर प्लस 6c2 x की पावर 4 और साथ में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 बनेगी, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। फिर प्लस 6c4 x की पावर 2 और एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 बनेगी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर प्लस 6c6 x की पावर 0 और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर अब की बार 6 बनेगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो अब हमें यहाँ से कोफिशिएंट ढूंढना है एक्स स्क्वायर का और एक्स की पावर 2 का। इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6c0 1 ही होता है, एक्स की पावर 6 प्लस 6c2 कितना होता है 15, 6 इंटू 5 2 इंटू 1 15 होता है। और यहाँ पे x की पावर ये 2 था, तो x की पावर 6 ये बन रहा है माइनस और 6c2 यानी कि 15 x की पावर 4, एक ये टर्म बन रही है। अब 6c4 15 होता है, फिर से 15x स्क्वेयर और अंदर x स्क्वेयर माइनस 1 का होल स्क्वेयर है, तो x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वेयर बन गया। और नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, 6c1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 3 करना है, x की पावर 6 प्लस 1 माइनस 3x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये हमने क्यू ओपन कर दिया। तो अब यहाँ से हमें ढूंढना है x की पावर सबसे पहले 4 का कोफिशिएंट। तो एक तो ये मिल रहा है माइनस का 15, ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा आएगा हमारे पास। और क्या मिल रहा है यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस का 30, एक ये मिल रहा है, और इधर से माइनस का 3। तो हमें अल्फा जो मिला यहाँ से ये मिला 33, तो माइनस का 48 ये मिल रहा है, ये अल्फा आ गया हमारे पास। अब ढूंढते हैं बीटा। बीटा मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखो क्या क्या है, एक तो ये बन रहा है 15 और कोई नहीं है यहाँ से, और यहाँ से देखो यहाँ से ये प्लस का 3, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो बीटा आ गया 18। तो अब हमें ढूंढना है ऑप्शन। तो ऑप्शन में अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो माइनस का 48 प्लस का 18 और ये बन रहा है माइनस का 30। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट हमें ढूंढना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखते हैं 10cr x प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर यहाँ पे बन रही है r, और इसमें से x की पावर r कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर r। तो हमें यहाँ से ढूंढना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 4 ऑप्शन बनाने के कोफिशिएंट बनाने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। या तो यहाँ पे अगर मैं r की जगह 0 पुट कर दूँ यानी x की पावर 0, और तो इसमें से हमें क्या ढूंढना पड़ेगा x की पावर 4 का कोफिशिएंट।
या फिर अगर यहाँ पे x की पावर 1 हो तो अंदर किसका कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, x की पावर 3 का। या फिर अगर x स्क्वायर बाहर हो तो अंदर किसका कोफिशिएंट ढूंढना पड़ेगा, 2 का। या फिर अगर अंदर मैंने 3 रख दिया, x की पावर 3 यहाँ पे, तो इधर किसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, x की पावर 1 का। और लास्ट में 4 0। तो ये ऑप्शन हमारे पास है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं, 0 4। आर की जगह मैंने 0 डाल दिया, तो 10C0, x की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस एक्स की पावर 0। हमें ढूंढना था x की पावर 4 का कोफिशिएंट, यहाँ से कुछ मिला ही नहीं हमको, तो पहला केस तो रिजेक्ट हो गया। दूसरा 1 और 3, तो 10C1, आर की जगह 1 रखते हैं, x की पावर 1, और यहाँ पे बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 1। ढूंढना है x की पावर 4 का, यहाँ से भी कुछ नहीं मिल रहा। फिर 2 और 2 चेक करते हैं, आर की जगह 2 डाल दिया, एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2। हमें यहाँ पे ढूंढना है x की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो यहाँ से हमें मिल सकता है 10C2 की जो वैल्यू है 10 इंटू 9 बाई 2 इंटू 1, 45 आ रही है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। देखो, एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, तो एक तो हमें मिल गया। अब और सर्च करते हैं, तो यानी कि 2,2 के लिए तो हमें मिल रहा है। अब 3,1 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे अब मैं 3 डालने वाला हूँ x r की जगह, तो 10C3, x की पावर 3, 1 प्लस एक्स की पावर 3। तो 10C3 कितना होता है, 10 9 8 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन रहा है 3 3 9, 2 चौके 8, 120। तो ये बन रहा है 120 एक्स की पावर 3, इसका स्क्वायर क्यूब ओपन कर दो, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x 1 प्लस एक्स, ये क्यूब ओपन कर दिया। अब हमें x की पावर 4 का क्वेश्चन ढूंढना है, तो बाहर x क्यूब है, तो अंदर x वाली टर्म देखनी है, कौन कौन सी है। x वाली टर्म हमारे पास एक ही है, 3, ये। तो 120 इंटू 3, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन रहा है 360। तो एक और मिल गया, पहले 360 और पहले मिला था 45। अब ये भी मिल गया हमें। लास्ट ऑप्शन है ये 40, तो 40 मतलब आर की जगह 4 पुट कर दो, 10C4, एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इसको हम जो है इसको ओपन करते हैं, तो 10C4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 9 8 इंटू 7, नीचे 4 3 2 1। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये 3 कट रहा है, ठीक है, और ये 2 भी कट रहा है, 2 चौके 8, 4 से 4 भी कट गया। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 210, ये 210 वैल्यू है x की पावर 4। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x किसका क्वेश्चन ढूंढना है, कांस्टेंट टर्म ढूंढनी है। तो कांस्टेंट टर्म हमें ये मिलेगी, 4C01 ही मिलेगी, 4C0 मिलेगी। तो एक टर्म और मिल गया हमें, 4C01 ही होता है एक, तो x की पावर 4 का क्वेश्चन एक और मिल गया हमें, 210। तो ये इन सबको ऐड कर देना है, 210 360 और 45, आंसर आ जाएगा। तो 210 है एक, 360, तो 0 210 और 360, तो 570 हो गया, 570 और 45, तो ये हो जाएगा हमारा 30 615। तो इसका आंसर आ गया 615, आंसर इज 615। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये। हमें दे रखा है इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाय कोस थीटा प्लस 1 बाय एक्स की पावर x tan साइन थीटा की पावर 16 है। L1 जो है लीस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है L1 उसकी लीस्ट टर्म है, सबसे छोटी टर्म है, और जो थीटा है वो इस इंटरवल में है। ऐसी जो L2 है वो लीस्ट टर्म है किसकी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x व्हेन थीटा लाइज बिटवीन दिस। यानी कि थीटा, हमें थीटा के लिए 2 डोमेन दे रखी है, एक π/8 से π/4, एक π/16 से π/8, और दोनों की इंटरवल के लिए हमें अलग अलग लीस्ट वैल्यू हमें निकालनी होगी।
और कौन सी टर्म की निकालनी है, जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टी आर प्लस वन लिखते हैं। इसका टी आर प्लस वन बनेगा 16 CR एक्स बाय कोस थीटा की पावर 16 - R, और दूसरी बनेगी 1/x साइन थीटा की होल पावर R। तो अब हमें जो चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, जिसमें x नहीं आ रहा, तो x की पावर यहाँ पे देखो कितनी बन रही है, 16 माइनस, नीचे x की पावर r है तो x 16 - 2r हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा कोस थीटा की पावर 16 - R, और ये बन रहा है साइन थीटा की पावर r। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की पावर इसको 0 के इक्वल पुट करना होगा, तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है वो बन रही है 16C8, क्योंकि 8 पुट करेंगे तो x की पावर 0 बन जाएगा यहाँ पे। नीचे बन रहा है साइन थीटा की पावर भी 8 बन जाएगी, कोस थीटा की पावर भी 8, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा कोस थीटा की पावर 8। अब इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, 16C8, तो 2 की पावर 8 से मुझको इसको डिवाइड करना होगा, 2 की पावर 8 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा साइन 2 थीटा की पावर 8, ये आ जाएगा। अब हमें इसकी लीस्ट वैल्यू चाहिए, और दो इंटरवल्स के लिए लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो पहले इंटरवल हम देखते हैं, ये है पहले इंटरवल दे रखी है π/8 से लेके π/4 तक। तो क्योंकि एंगल 2 थीटा यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, π/4 से लेके π/2 तक, ये बन रहा है इंटरवल। अब π/4 से लेके π/2 तक जो साइन 2 थीटा हमारे पास है, वो फंक्शन जो होता है वो बनता है इंक्रीजिंग फंक्शन। हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं साइन थीटा ग्राफ बनाऊं 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, तो साइन थीटा जो फंक्शन है वो 0 से π/2 तक इंक्रीज कर रहा है, और π/4 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब π/4 पे हमें फंक्शन की छोटी वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू, और π/4 पे जो वैल्यू मिल रही है वो बड़ी वैल्यू मिल रही है, वो इतनी वैल्यू मिल रही है। तो यानी कि साइन जो 2 थीटा है वो π/4 से लेके π/2 तक है, तो हमें π/4 पे जो है सबसे कम वैल्यू मिलेगी इसकी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जो दे रखा है वो रेसिप्रोकल दे रखा है साइन 2 थीटा का, यानी कि हमें देखना कि इस पूरे की लीस्ट वैल्यू देखनी है। तो पूरे की लीस्ट वैल्यू देखने के लिए हम इस जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं कि किस एंगल पे आ रही है, तो टोटल की वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम किस पे बनेगा, वो π/2 पे बनेगा, क्योंकि अभी देखा था ग्राफ से π/2 पे बड़ी वैल्यू मिल रही है, यहाँ से देखो। तो 2 थीटा की जगह हम पुट कर देंगे π/2, तो साइन π/2 1 हो गया। तो हमारे पास L1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 16C8 इंटू 2 की पावर 8, क्योंकि इस पे मैक्सिमम मिलने का मतलब है इस पूरे का, इस पूरे की वो क्या हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। अब निकालते हैं L2। तो L2 के लिए फिर से ये चीज़ तो आएगी 16C8 इंटू 2 की पावर 8, क्योंकि फंक्शन तो वही रहेगा, बस डोमेन अब की बात चेंज होगी। डोमेन हमारे पास क्या है, थीटा π/16 से लेके π/8 तक। तो जब मैं 2 थीटा रखूंगा तो ये 2 थीटा बन रहा है π/8 से लेके π/4 तक। तो फिर से क्योंकि फंक्शन डिनोमिनेटर में है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं, तो इस पूरे की वो लीस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम किससे बनेगा, इस पे बनेगा π/4 पे। तो 2 थीटा के π/4 पुट करेंगे, साइन π/4 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 पे हमें जो है वो इसकी लिस्ट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे रखेंगे 1/√2 की पावर 8। तो ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास L2 वैल्यू आ गई, और हमने रेशो किसकी निकालनी है, L2/L1 की। तो L2/L1, तो L2 को ऊपर रखना है, तो L2/L1 करेंगे तो ये चीज़ दोनों में कॉमन है तो कट जाएगी। ऊपर क्या आएगा, ये उल्टा कर दो इसका, √2, हाँ जी L2 की वैल्यू ये आ रही है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो √2 की पावर 8 और नीचे 1, तो √2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 8/2 4, 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, ठीक है, और 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 16:1, तो
4 इज अ आंसर। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन करने हैं। थ्योरी फिर से देखो, थ्योरी वही है, बार बार हम जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं, कभी हम सीरीज़ का जो सम है वो यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन घूम फिर के उसी पे आते हैं। तो इस तरह से आपने ये बाकी क्वेश्चन ट्राई करने हैं। थैंक्स।